हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 18.3। देखो 18.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेरिमेंट एंड विच इज एन आउटकम। यहाँ पे हमें 4 पार्ट गिवन है ABCD, ठीक है। इन चारों में से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट है और कौन सा यहाँ पे आउटकम है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि एक्सपेरिमेंट और आउटकम होता क्या है। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, और एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ डाइस का, क्योंकि देखो डाइस सभी ने खेला होगा बचपन में, ठीक है। डाइस का मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। देखो डाइस क्या है, अब जब हम किसी डाइस को फेंक रहे हैं, तो जब हम डाइस को फेंक रहे हैं तो हमें नहीं पता भी क्या नंबर आने वाला है। तो एक तरीके से क्या है कि डाइस को फेंकना हो गया एक एक्सपेरिमेंट, कि मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं, तो डाइस को थ्रो करना क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ऐसे मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो कॉइन को टॉस कर रहा हूं मैं। अब वहां पे रिजल्ट हेड आ सकता है, कॉइन के केस में टेल आ सकता है। तो जब मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जब मैंने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और होने के बाद क्या रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट उसका क्या कहलाएगा, आउटकम कहलाएगा। तो देखो जब मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं, डाइस को थ्रो करना क्या है मेरे लिए, एक्सपेरिमेंट है। ऐसे ही कॉइन को टॉस करना मेरे लिए क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो मुझे क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 4, 5, 6, कुछ भी एक नंबर मिल सकता है। तो डाइस को फेंकने के बाद जो नंबर मिलेगा वो नंबर क्या कहलाएगा, एक आउटकम होगा। ऐसे कॉइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो मुझे क्या मिल सकता है, या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। तो वो जो हेड है या टेल है वो क्या है, एक आउटकम है। तो आउटकम क्या है, एक पॉसिबल रिजल्ट होता है। और एक्सपेरिमेंट का मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है। अब मैं कह दूं भाई एक बैग है, उस बैग में रेड बॉल है और ब्लू बॉल है, ठीक है, और एक बॉल निकालो। अब मैंने ये तो बोला एक बॉल निकालो, मैंने ये तो बताया नहीं भाई कौन सी बॉल। तो बॉल को निकालना वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं बॉल निकाली हमने, मान लो वो आ गई रेड, तो वो रेड बॉल जो आई है वो उसके लिए क्या होगी, आउटकम आ गई, ठीक है। या मैं ये कहूं कि भाई रेड बॉल ही निकालो, तो फिर वो क्या है, एक आउटकम है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे पहला पार्ट यही है कि टॉसिंग अ कॉइन। अब सिर्फ इसने ये कहा है कि भाई कॉइन को टॉस करो, ठीक है। तो कॉइन को टॉस करना हमारे लिए क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे टॉसिंग अ कॉइन का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है, ये कोई पर्टिकुलर आउटकम नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे है रोलिंग अ सिंगल 6 साइडेड डाइस, कि भाई एक डाइस है उसको रोल करो, उसको थ्रो करो। तो ये भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर आउटकम, पर्टिकुलर रिजल्ट मुझे यहाँ से पता नहीं चल रहा है। भाई मैंने डाइस को थ्रो किया, अब डाइस को थ्रो करके मुझे पर्टिकुलर क्या, एक पर्टिकुलर रिजल्ट बता सकते हो भाई क्या आ सकता है। हम ये बता सकते हैं क्या क्या आ सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि क्या एक्चुअल में क्या आएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखो सी वाले पार्ट को देखो ध्यान से, लैंडिंग द पॉइंटर ऑफ अ स्पिनर ऑन ब्लू। भाई स्पिनर तुमने देखा होगा, स्पिनर होता है, तो वो बोल रहा है कि जो स्पिनर का पॉइंटर है उसको कहां पर लेकर के आना है, ब्लू पर। अब ये हमारे लिए क्या है, आउटकम है। क्योंकि देखो स्पिनर मान लो ये ऐसा एक स्पिनर है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं, जिसमें मैंने 3-4 पार्ट बना दिए। और मैं कह दूं ये वाला जो पार्ट है ये ब्लू के लिए है, ये रेड के लिए है, ये व्हाइट के लिए है, और ये मान लो ग्रीन के लिए है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंटर ऐसे बना होगा, एक पॉइंटर बना होगा। और मैं कहता हूँ ये जो पॉइंटर है ना इस स्पिनर पे, इस स्पिनर को ऐसे घुमाओ कि पॉइंटर कहाँ पे आ जाए, ब्लू पे आ जाए। तो अब वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट की बात कर रहा है ना। तो ये जो है लैंडिंग द पॉइंटर ऑफ स्पिनर ऑन ब्लू, ये किसकी बात कर रहा है, एक आउटकम की बात चल रही है, एक पर्टिकुलर, क्योंकि पर्टिकुलर रिजल्ट मिल रहा है हमें कि वो पॉइंटर कहाँ आना चाहिए, ब्लू पर आना चाहिए। और जहां पर्टिकुलर रिजल्ट आ जाए, एक एक्चुअल में रिजल्ट पता हो, तो क्या किसकी बात चल रही हुई, आउटकम की। ऐसे यहाँ पे लिखा है चूजिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 10। भाई 1 से 10 तक कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो। अब कौन सा नंबर सेलेक्ट करे वो तो नहीं पता चल रहा। तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेरिमेंट है, आउटकम नहीं है। लेकिन ये ऐसे कहता कि भाई 1 से 10 तक जो नंबर है वहां से 6 सेलेक्ट करना है, या तुम्हें 5 सेलेक्ट करना है, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहा होता, तो वो क्या होता था, फिर आउटकम हो जाती। बात क्लियर हो चुकी। तो एक्सपेरिमेंट में कुछ भी रिजल्ट आ सकता है और आउटकम में एक पर्टिकुलर रिजल्ट की बात चल रही होगी, ठीक है। तो ये तो था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 50 टाइम्स, की एक कॉइन को 50 बार टॉस किया गया, एंड इट लैंड्स टेल्स 22 टाइम्स। और जब 50 बार टॉस किया गया तो टेल कितनी टाइम्स आया, 22 टाइम्स। फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन एंड फाइंड द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन। तो देखो गिवन क्वेश्चन में एक बोला गया है हमारे पास एक कॉइन है, और उस कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया, 50 टाइम्स टॉस किया, ठीक है। कितने टाइम्स टॉस किया गया इस कॉइन को, 50 टाइम्स टॉस किया गया। और जब 50 टाइम्स टॉस किया गया तो यहां पे क्या है, 50 टाइम्स टॉस करने के बाद ये जो कॉइन है इसमें टेल कितने टाइम्स आया, 22 टाइम्स टेल्स आया, यानी कि टेल्स कितने आए, 22 टाइम्स।
तो भाई क्या यहाँ से हेड बताया जा सकता है? अब भाई देखो 50 बारी उसको टॉस किया गया, जब कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर 22 टेल्स आए होंगे, 22 बारी टेल्स आए, तो हेड कितनी बार आया होगा भाई? 22, 50 में से टेल्स के नंबर माइनस कर देंगे तो बचा क्या? 28। तो 20 टाइम्स क्या आया होगा? उस पे हेड आया होगा। ठीक है, तो ये तो जो कंडीशन गिवन है वो मैंने बता दी है कि भाई एक कॉइन को 50 टाइम्स टॉस किया जा रहा है और जिसमें से 22 टाइम्स टेल्स आ रहा है और 28 टाइम्स क्या आ रहा है? हमारा हेड आ रहा है। अब इसने दो यहाँ पे पार्ट पूछे गए हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकालो कॉइन का, और दूसरे में बोला गया है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कॉइन का। अब देखो दो टाइप्स की प्रोबेबिलिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे पहले पार्ट में यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा है, तो ये जो यहाँ पे गिवन डेटा है, यहाँ पे मैं बता दूं ये जो गिवन डेटा है ना, ये डेटा सिर्फ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के लिए है। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए हमें कोई डेटा गिवन नहीं होगा, सिर्फ हम उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे और समझने के बाद वहां से थियोरेटिकल निकाली जा सकती है। तो देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है पहले यहाँ पे। अब समझो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, किसकी निकालनी है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन लैंडिंग टेल। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कॉइन है तो मैंने कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और उसमें भी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब कि पहले मैं कॉइन को 50 टाइम्स टॉस करूंगा और 50 टाइम्स टॉस करने के बाद मैं ये लिखूंगा भाई मेरा टेल कितनी बार आया, मेरा हेड कितनी बार आया, यानी कि मैं सारे रिजल्ट लिखता चलूंगा। तो जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म किया तो वही एक कॉइन लिया गया, 50 टाइम्स टॉस किया गया, टॉस करने के बाद ये देखा गया वहां पे कि 22 टाइम्स टेल्स आया है और बचे हुए में क्या आया हुआ? फिर 28 टाइम्स हेड आया। तो अगर यहां से प्रोबेबिलिटी निकाली जाए किसकी? टेल के आने की, तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल भी बोल सकते हैं, कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल की, तो ये देखो इस गिवन एक्सपेरिमेंट में टेल कितनी बार आया? 22 बार ही आया ना। और कितनी बार हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कितने ट्रायल किए गए? 50। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11/25। तो ये जो 11/25 है ये क्या आ गए? इस कॉइन में टेल के आने की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हो गई भी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आता है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखो बोला गया है कि इसका थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या निकालनी है? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? देखो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में ये तो बताया जाएगा कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है। जैसे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट पता है कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या है, कि कॉइन को टॉस किया जा रहा है, कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, बस इतना हमें पता है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए। और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए सिर्फ हमें बस यही पता करना है कि हमारे लिए एक्सपेरिमेंट क्या है, और जब हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट मिल सकता है। बस इन्हीं चीजों पर काम करना होगा। यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एक्चुअल में उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है किसी भी आउटकम की, वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट कैसे? जैसे यहाँ पे टेल के आने की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब भाई जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं 50 टाइम्स टॉस करूं तो मेरा 22 टाइम्स टेल से हो सकता है किसी का 30 टाइम्स टेल आ जाए और 20 टाइम्स हेड आ जाए, क्योंकि ये नंबर ऑफ टेल नंबर ऑफ हेड वहां पे चेंज होते रहेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट पर ही डिपेंड करती है और वो सभी के लिए अलग अलग आ सकती है। लेकिन थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी वहां पे हमें एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम डेटा को समझेंगे, उसको रीड करेंगे थियोरिकली। ठीक है, जैसे मैंने कहा कॉइन को टॉस करना है, मुझे पता है भाई जब कॉइन को टॉस किया जाएगा तो दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर यहाँ पे निकाली जाए भी टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये बताओ जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उस कॉइन को टॉस करने में टेल कितने आ सकते हैं? एक आ सकता है। कितने में से भाई पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2। तो यहां पर टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ठीक है, तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है कॉइन में टेल के आने की? 1/2। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अभी तो इसके अकॉर्डिंग 11/25 है इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये डेटा जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वाला है ये चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट क्या मिल रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है बिटवीन 2 PM एंड 3 PM, 2 से 3 बजे के बीच में
11 sedans, 15 buses and 6 bikes drove through an intersection। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई 2 से 3 के बीच में हमने ये नोट किया कि किसी पॉइंट से यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से 11 सेडान वहां से जा रही है, 15 बसेस वहां से निकली और 6 बाइक्स वहां से निकली है। ठीक है, अब आगे पूछा गया है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हीकल ड्राइव्स थ्रू द इंटरसेक्शन इज अ बाइक, कि वहां से इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वहां से बाइक निकली होगी। तो बाइक के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हमें ये बताना है। देखो जब भी किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी सबसे हमें पहले बात करना होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम से मतलब क्या है, देखो एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है एक तरीके से। एक्सपेरिमेंट ये है कि हम एक जगह बैठ चुके हैं, ठीक है, और बैठ करके वहां पे हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारे सामने से कितनी गाड़ियां जा रही है, कितनी बसेस जा रही है, कितनी बाइक निकल रही है और कितनी वहां से सीडान निकली है, यानी कि हम व्हीकल को नोट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हमारे पास, तो सबसे पहली बात तो भाई यही करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने निकले हैं हमारे सामने से। तो भाई सभी को ऐड कर लो, 11 + 15 + 6 कितना आ जाएगा, 15 × 6 = 21, 1 22, 10 32। तो 32 व्हीकल वहां से निकले हैं जब हमने वहां पे 2 से 3 के बीच में 32 व्हीकल वहां से पास हुए। ठीक है, अब उस 32 व्हीकल में भाई बाइक कितनी है 6, बस कितनी है 15 और सीडान कितनी है 11। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है बाइक के जाने की। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइक, तो देखो फॉर्मूला वही रहेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब क्या है कि जो चीज हम चाह रहे हैं वो हमारे लिए फेवरेबल है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब कि जितनी भी वहां से व्हीकल गुजरे हैं, व्हीकल निकले हैं, वो सब क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि बाइक के निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइक्स। तो नंबर ऑफ बाइक्स कितने 6 और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने 32। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे यहां से, तो भाई ये 2 से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 3 जा और ये 2 16 जा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइक क्या आ जाएगी 3/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, अ डाइस इज रोल्ड 40 टाइम्स एंड लैंड्स ऑन 1 4 टाइम्स एंड 5 8 टाइम्स। देखो क्या बोला गया है, एक डाइस है, उस डाइस को 40 टाइम रोल किया गया। 40 टाइम रोल करने का मतलब 40 टाइम्स रोल करने का मतलब कि 40 टाइम्स हमने उस डाइस को थ्रो किया है। अब देखो 40 टाइम्स थ्रो करेंगे और हमें पता है जब हम डाइस को थ्रो करते हैं हमारे पास जो रिजल्ट आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे उसने सारे रिजल्ट तो नहीं बताए, लेकिन ये जरूर बता दिया कि 40 बार में जो 1 है वो कितनी बार आया है, 4 बार ही आया है, और जो हमारा रिजल्ट 5 है यानी कि डाइस पर 5 कितने टाइम्स आया है, 8 टाइम्स आया है। बाकी टाइम्स कुछ रिजल्ट आया होगा वो यहाँ पे बताया भी नहीं गया है। ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, जितना बताया गया उस पर हम काम करेंगे। तो हमें सिर्फ ये बताया गया कि 40 बार हमने डाइस को थ्रो किया है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर मैं बात, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को काम करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो क्या हमारे पास 40 ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या गिवन है कि एक डाइस को 40 टाइम्स थ्रो किया है, 1 जिसमें 4 टाइम्स आ रखा है और 5 8 टाइम्स आ रखा है। अब इतना गिवन होने के बाद यहाँ पे कुछ पार्ट पूछे गए हैं। ठीक है, 4 पार्ट पूछे गए हैं। जैसे पहला पार्ट क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में इसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन 5, के 5 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन 5, कि जो हमारा डाइस है उसके ऊपर 5 आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई ये देखो यहाँ पे मैं इसको, देखो फॉर्मूला सभी को तुम्हें पता ही है, फॉर्मूला में बार बार नहीं लिख रहा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ P5। तो P ब्रैकेट में 5 का मतलब क्या हो गया कि 5 के आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये देखो भाई इस 40 बार में 5 कितने टाइम्स आया है, 8 टाइम्स, और कितने में से 40 में से। भाई यही तो था फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल का मतलब हम क्या चाह रहे हैं, तो पहले पार्ट में, इस पार्ट में मैं क्या चाह रहा हूँ कि 5 आए। तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8। कितनी बार आया है 40 टाइम्स, तो भाई 8/40 और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के बाद आते हैं ए पार्ट के बाद डी पार्ट पे। देखो बी एंड सी अभी मैं कराऊंगा डी के बाद, अभी मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि देखो बी एंड सी में पूछा गया है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। बी एंड सी में क्या पूछी गई है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे बात चल रही है। और देखो अभी जैसे मैंने पीछे करा था कॉइन वाला क्वेश्चन, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो गिवन डेटा है यहां से हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी नहीं निकालूंगा। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए तो सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए भाई एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है, और उस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है।
तो वहां पे मुझे एक्चुअल में करने की जरूरत ही नहीं होती है। यहाँ पे मैंने डाइस पहले यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट को किया है, तो ये जो एक है 5, ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। तो इसका पहले मैं कर लेता हूँ डी पार्ट, क्योंकि डी पार्ट में भी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। लेकिन डी पार्ट में थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इसमें पूछा गया है फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लैंडिंग ऑन 1। देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी तो पूछी गई है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में ये पूछा गया है कि 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लैंडिंग ऑन 1, अब ये कैसे निकालेंगे? तो देखो नॉट लैंडिंग ऑन 1 का मतलब क्या है कि जब मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो उस डाइस पर 1 ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो 1 ना आए तो भाई इसका मतलब 1 से अलग कुछ भी आ जाए। नॉट लैंडिंग ऑन 1 का मतलब ये हो गया कि 1 नहीं आना चाहिए। तो 1 नहीं आना चाहिए मतलब इससे अलग कुछ भी आ सकता है। तो फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो यहां पे इसका क्या बन जाएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ना, तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अदर देन 1 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब भाई ये देख लो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 40 ही रहने वाले हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स अदर देन 1 मतलब ऐसे आउटकम पता कर लो जिसमें 1 नहीं आ रखा। तो भाई 40 बार में 1 कितनी बार आया? 4 बार। तो 40 में से अगर मैं ये 4 निकाल दूं तो बचे हुए में क्या रखा होगा? या तो 2 आया होगा, या 3 आया होगा, या 4, 5, 6 कुछ भी आया हो, लेकिन 1 तो नहीं आया ना, क्योंकि 1 4 बार ही आ रखा है। 40 में से 4 बार ही 1 आ रखा है, तो बाकी टाइम 1 से अदर नंबर आ रखे होंगे। और इसने यही तो कहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी तो निकालो लेकिन 1 नहीं आना चाहिए। तो 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से जितनी बार 1 आ रखा तो मैंने वो माइनस कर दिया। तो 40 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 36 डिवाइड बाय 40। सिंप्लीफाई करेंगे 4 9 जा और ये 4 10 जा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी? 9/10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पे जो बेस्ड था पार्ट नंबर ए एंड डी। अब नेक्स्ट है इसका बी एंड सी, और देखो बी एंड सी जो पार्ट है वो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी पर ही डिपेंड है। तो अगर मैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की ही बात करता हूं यहां पे, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए देखो डाइस का ही केस चल रहा है। तो डाइस चल रहा है और हमें पता है कि जब मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो मेरे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 5 6, यानी कि मैंने सिर्फ 2 चीजों पे काम किया। भाई एक्सपेरिमेंट क्या है? डाइस को थ्रो करना। और दूसरा ये कि जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 6 रिजल्ट आ सकते हैं, मतलब कि टोटल आउटकम्स क्या है? 6। अब देखो बी पार्ट क्या पूछा गया है इसने। बी पार्ट इसने बोला फाइंड द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लैंडिंग ऑन 5। तो प्रोबेबिलिटी नॉट लैंडिंग ऑन 5, इसका मतलब ये है कि भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि डाइस पर 5 ना आए। तो अब ये नहीं कह रहा कि 5 के आने की प्रोबेबिलिटी। देखो अगर पूछता 5 के आने की प्रोबेबिलिटी तो 6 में से कितनी बार 5 आएगा? 1 बार। लेकिन कह रहा है 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि 5 नहीं आना चाहिए। तो भाई अगर 5 नहीं आना चाहिए तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 या 6 आ सकता है। यानी कि ये 5 आउटकम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। और ये 5 आउटकम कितने में से? 6 में से। तो नॉट लैंडिंग ऑन 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। ऐसी सी वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी किसकी? नॉट लैंडिंग ऑन 1, नॉट लैंडिंग ऑन 1 कि 1 ना आना चाहिए। तो 1 नहीं आना चाहिए तो भाई इसका मतलब बाकी कुछ भी आ जाए। तो बाकी कितने पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं। कितने में से? 6। तो दोनों केस में प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, सॉरी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी 5/6। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली 30 टाइम्स। फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ स्ट्रोक इन द टैली कॉलम अगेंस्ट द सम ऑफ द नंबर दैट लैंड फेस अप, काउंट द टैली मार्क्स एंड कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी कॉलम। देखो गिवन एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है? देखो सबसे पहली बात तो समझो एक्सपेरिमेंट क्या है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल क्या रहा है। दो एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि 2 डाइस को थ्रो करना है एक साथ। अब देखो जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल रिजल्ट बनते हैं वो 36 बनते हैं। जैसे अभी तक हमने पढ़ रखा है भाई एक सिंगल डाइस को थ्रो करूंगा क्या आएगा? 1 आएगा,
2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूं तो मेरे पास 36 आउटकम बनेंगे, 36 पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं। कैसे भाई? ऐसे समझो, जब 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो, मान लो अगर पहली वाली डाइस पे 1 आ जाता है, फर्स्ट डाइस पे क्या आ जा रहा है 1, तो इस फर्स्ट डाइस पे अगर 1 आ रखा है तो सेकंड डाइस पे 1 आ सकता है, सेकंड डाइस पे 2 आ सकता है, सेकंड डाइस पे 3 आ सकता है, सेकंड डाइस पे 4 आ सकता है, सेकंड डाइस पे 5 आ सकता है, या फिर सेकंड डाइस पे 6 आ सकता है। ऐसे मान लो फर्स्ट डाइस पे 2 आ चुका, मैं फर्स्ट डाइस पे क्या मान के चल रहा हूं कि जो पहले डाइस है उस पे क्या रखा होगा, नंबर आया 2, तो इस 2 के साथ सेकंड डाइस पे 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ सकता है। ऐसे ही पहली डाइस का 3 फिक्स कर दिया तो सेकंड डाइस पे 1, 2, 6 आ सकता है। फर्स्ट डाइस पे 4 है तो सेकंड पे 1, 2, 6 आ सकता है। फर्स्ट डाइस पे 5 है तो सेकंड पे 1, 2, 6 आ सकता है। फर्स्ट डाइस पे 6 तो सेकंड पे 1, 2, 6 आ सकता है। तो यानी कि टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने बनते हैं 2 डाइस के केस में? 36 रिजल्ट बनते हैं। अब यहाँ पे क्या गिवन है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कॉलम गिवन है बुक के अंदर, ठीक है, कि यहाँ पे सम ऑफ नंबर लिखा है, यहाँ पे टैली मार्क्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो इसने कहा कि भाई ये तो मैंने सिर्फ ये बताया कि जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा मेरे पास किस तरीके से रिजल्ट आ सकता है। अब बात को समझो, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है कि 30 टाइम्स, कितने टाइम्स? 30 टाइम्स हमने टॉस करना है 2 डाइस को एक साथ। तो जब 30 टाइम्स टॉस करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएंगे। अब देखो यहाँ पे जो गिवन डेटा है या आंसर है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। क्यों चेंज हो सकते हैं? क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट चल रहा है और एक्सपेरिमेंट में अलग अलग आउटकम आ सकती है। कैसे भाई? किसी ने 2 डाइस फेंकी, हो सकता है किसी का रिजल्ट 1,1 आ जाए, हो सकता है किसी का 1,6 आ जाए, हो सकता है किसी का 6, आए। तो सबका रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो बस मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, कुछ मैंने यहाँ पे ये चीजें अपनी तरफ से लेट कर ली है। तो यहाँ पे तुम्हें भी ऐसे करना है, कुछ भी वैल्यूज लेट कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस है वो समझ लेना बस। यहाँ पे ये है कि जब 2 डाइस पे नंबर आएंगे तो इन डाइस का जो सम बन रहा होगा उस सम की बात चल रही है कि सम की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे देखो, जब हमने डाइस फेंकी तो डाइस पे दो डाइस फेंक रहा हूं एक साथ, तो उन पे नंबर तो दोनों पे आएगा, तो कुछ वो सम बनाएंगे। देखो मिनिमम सम कितना बनता है? सबसे कम नंबर डाइस पे क्या आ सकता है? 1 ही 1 आ सकता है दोनों पे। भाई 1 से कम तो कुछ होता ही नहीं है, डाइस का केस चल रहा है तो 1 से कम नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे कम जो सम है वो क्या आ सकता है? क्योंकि दोनों डाइस पे कम से कम नंबर रहेगा तो सम भी हमारा कम रहेगा। तो मिनिमम सम कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। और ऐसे ही डाइस के ऊपर अगर दोनों के आउटकम को ऐड करेंगे, दोनों के नंबर को ऐड करेंगे, तो मैक्सिमम सम कितना मिल सकता है? 12। तो ध्यान रखना, जब 2 डाइस को फेंकते हैं और डाइस के ऊपर आने वाले नंबर के सम की बात चल रही हो, तो मैक्सिमम सम क्या बन सकता है? 12 बन सकता है। और मिनिमम सम क्या बन सकता है? 2 बन सकता है, या फिर इनके बीच में रहेगा। जैसे 1,2 है तो 3 बन गया, 3,2 है तो 5 बन गया, या ऐसे है 3,3 है 6 बन सकता है, 5,5 है 10 बन सकता है, 6,5 है 11। यानी कि मिनिमम सम 2 आ सकता है, मैक्सिमम 12 आ सकता है, या फिर उसके बीच में रहेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे दे रखा है, यहाँ पे इसने सम ऑफ नंबर्स पहले से लिख रखा है भाई, सम 1 और 12। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये 1 कितनी बार आया होगा या 2 कितनी बार आया होगा। तो मैंने कोई ऐसी मान लिया कि चलो मान के चल रहा हूं कि 1 यहाँ पे, अब देखो सम ऑफ नंबर 1 तो भाई देखो पॉसिबल ही नहीं है, तो 1 कितनी बार आया होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका फ्रीक्वेंसी तो भाई 0 ही रहा ना, क्योंकि सम 1 आने के लिए तो भाई एक ही कंडीशन है, एक पे 1 आए दूसरी पे 0, और डाइस में 0 होता नहीं, तो सम 1 तो आ ही नहीं सकता। बाकी ये चीजें मैंने अपनी तरफ से मान ली है कि भाई हो सकता है सम 2 2 बार ही आया हो, दोनों डाइस के ऊपर जो सम 4 है वो 3 बार आ चुका हो, ऐसा केस है, ठीक है। दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रखा है उसका सम 8 बन जाए, ऐसे 3 केस बन रहे हो, या दोनों डाइस के ऊपर सम 12 बन रहा हो, ऐसे 2 केस बन रहा हो। लेकिन ध्यान रखना, उसने कहा 30 टाइम्स, दोनों डाइस को कितनी बार फेंका गया? 30 टाइम्स। तो इन सभी का सम क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू को 0 भी ले सकते हो। देखो ये वाली 0 होनी कंपलसरी है, जो ये 1 है ये तो 0 होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 तो आ ही नहीं सकता, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन भाई ऐसा तो हो सकता है कि मैंने 30 के 30 एक्सपेरिमेंट, 30 बार मैंने दोनों डाइस को थ्रो किया, एक भी बार मेरा 6,6 नहीं आया, तो हो सकता है 12 का सम 12 ये भी 0 बन जाए। ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो ये कंपलसरी है, बाकी में 0 आ सकता है। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से रैंडमली ले लिया और इसी के अकॉर्डिंग फिर अपने आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे वैल्यूज आपका वेरी कर सकता है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, इसमें बहुत सारा डेटा फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा।
ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे टैली मार्क्स है तो टैली मार्क्स में 0 को कुछ लिखा नहीं जाता, 2 को 2 लाइन बन जाती है, 4 को, ये तो टैली मार्क्स तुम्हें पता होगा भाई सभी को। 3 के लिए 3, 1 2 3 4 ये 5 हो जाएगा, फिर 2 है, ये 3 है, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 3, ये 2। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो अब मैं क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा जो मैंने यहाँ पे डेटा लेट किया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहला पार्ट है विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात क्या पूछी गई है कि विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखो मैंने जो डेटा माना है, डेटा मेरे पास ये है, इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ यहाँ पे आंसर सबका वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा हम इन चीजों को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो सभी अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी मर्जी से ही लेके चलना भी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही ध्यान रखना है, ये 0 होना चाहिए, ये कंपलसरी है 0 होना, और सभी का सम मिला के 30 आना चाहिए। बस इस कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि उसने 30 बार डाइस को थ्रो किया है। तो पहले में पूछा गया विच नंबर हैज ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। नंबर से मतलब ये जो सम आ रखा है इसमें ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 5, और ये 5 किसका है, यानी कि सम ऑफ नंबर 5 बन जाए। तो इसका आंसर तो भाई अकॉर्डिंग टू इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा कि सम ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी 5, यानी कि ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी भी 5 है, और किस नंबर की है, सम ऑफ नंबर 5 की, तो 5 आ जाएगा इसमें आंसर। आगे पूछा है विच नंबर हैज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। तो भाई लीस्ट फ्रीक्वेंसी देखो 0 सबसे कम है, और वो किस नंबर के लिए है, 1 के लिए, ठीक है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा कि भाई जो 1 नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है सी पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 2, कि 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सी पार्ट देखो ये सब लिखा हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 2, तो प्रोबेबिलिटी किसकी कि सम 2 आ जाए। तो भाई ये देखो अकॉर्डिंग टू डेटा सम 2 कितनी बार बन रहा है, 2 बार ही बन रहा है। सम 2 कितनी बार बन रहा है, 2 बार ही। तो कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे हमने, 30। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/15। ऐसे आगे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 12, कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रखे हैं उन नंबर का सम 12 बन जाए। तो 12 सम कितनी बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है। कितने में से भाई 30 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/15। और ऐसी विच नंबर है 0 प्रोबेबिलिटी, भाई किस नंबर की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो भाई 1 की ही प्रोबेबिलिटी 0 है। क्यों, देखो 1 की प्रोबेबिलिटी ऐसे 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी बार आ सकता है, एक भी बार नहीं, मतलब 0 बार। कितने में से, 30 में से। 30 में से एक भी बार ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जहां पे दोनों का सम 1 बन जाए। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी 0। तो वो नंबर क्या है 1, तो 1 नंबर है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0। व्हाट इज सच एन इवेंट को, और ऐसी इवेंट को क्या बोला जाता है, तो भाई ध्यान रखना ऐसी इवेंट, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उन्हें बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब कि ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, भाई सन कहां से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सन राइजेस इन द वेस्ट, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो कैसे इवेंट कहलाएगी, हमारे लिए इम्पॉसिबल कहलाएगी, ठीक है। एक बॉक्स में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, मैंने कहा भाई बॉक्स में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, बताओ व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो भाई व्हाइट आएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर व्हाइट बॉल तो है ही नहीं, और जो चीज है ही नहीं वो आ कहां से जाएगी। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उन इवेंट को क्या बोला जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जब 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 10th में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है दी स्पिनर इज स्पन, यूज वन ऑफ नो चांस, पुअर चांस, इवन चांस, गुड चांस, सर्टेन टू डिस्क्राइब द चांस ऑफ द स्पिनर स्टॉपिंग ऑन। ठीक है, देखो एक स्पिनर दे रखा है, यहाँ पे स्पिनर दे रखा होगा, और यहाँ पे देखो स्पिनर में 6 पार्ट बने हैं। फर्स्ट ठीक है, यहाँ पे 6 पार्ट में ये डिवाइडेड है, और 6 पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई येलो येलो, ठीक है, ब्लू येलो येलो पिंक। तो ऐसे इसमें नेम लिखा है, कलर के नेम लिखे गए हैं, और साथ के साथ ऐसे भी लिखा है फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो हमारे रोमन नंबर भी लिखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, और कलर में भी लिखा है येलो पिंक ब्लू, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसने बोला गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी तो पता नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो
7 8 पार्ट इसमें दे रखे हैं, तो इन सभी का हमें प्रोबेबिलिटी ही बताना है। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी अब नंबर में ना पूछ के बोल रहा है कि हमें इस टर्म में जवाब देना है कि भाई इसकी, कि जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, कि फर्स्ट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या पुअर चांस है या इवन चांस है या गुड चांस है। तो देखो जहां पे भी ऐसा लिखा आ जाए, हमें करना क्या होगा, हमें निकालना तो इसका प्रोबेबिलिटी है जैसे हम निकालते रहे हैं। तो पहले मैं ये बोलूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी इस पर ध्यान न दिया जाए कि ये आंसर में कैसे लिखने हैं। एक बार ऐसा कर लेते हैं, पहले ये जो यहाँ पे लिखा है इन सभी का जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते आए हैं उस तरीके से अपना निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से निकालने के लिए अब देखो डेटा को समझ लो। डेटा में यहाँ पे इस डेटा को समझो, यहाँ पे कितने आउटकम है, टोटल 6 आउटकम है। अब चाहे मैं कलर की बात करूं तो भी 6 ही है, मतलब टोटल पॉसिबल कितने हैं, 6 पॉसिबल है। ठीक है, उस 6 में येलो 2 बार आ रखा है, ब्लू 1 बार, येलो 4 बार आ रखा है, 1 बार ब्लू है, 1 बार पिंक है। ऐसी अल्फाबेट में बात करूं तो भाई कितने अल्फाबेट है, अल्फाबेट है तो 6, लेकिन 6 में रिपीटेशन चल रहा है। फर्स्ट 3 बार है, सेकंड 2 बार है और 1 बार है थर्ड। ठीक है, तो देखो टोटल आउटकम्स तो हमारे 6 ही है। टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं, वो तो 6 ही बनेंगे क्योंकि 6 पार्ट में ये डिवाइड हो रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे पूरा एक बार इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। इधर मैं कलर की बात कर रहा हूं और इधर मैं ये जो रोमन नंबर है। ठीक है, कलर में 3 आ रखे हैं यहाँ पे, पिंक, येलो एंड ब्लू। तो मैं सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। पिंक, ये येलो, ये ब्लू। देखो ध्यान से देखो, पिंक कितनी बार है, कितने पार्ट में पिंक आ रखा है, एक ही पार्ट में पिंक है ना, तो 1। येलो कितनी बार आ रखा है भाई, 4 बार येलो आ रखा है। और ब्लू कितनी बार है, 1 ही ब्लू है। अगर रोमन नंबर में बात की जाए, ये फर्स्ट कितनी बार लिखा हुआ है भाई, देखो 1 2 3 पार्ट में फर्स्ट लिखा हुआ है। ये सेकंड कितने पार्ट में लिखा हुआ है, तो सेकंड लिखा है यहाँ पे 2 पार्ट में। और ये थर्ड कितने पार्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 पार्ट में। टोटल ऐड कर लो, 6 ही बन रहे हैं। इन टोटल कर लो, 6 बन रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आराम से बारी बारी से सबको निकालता रहूंगा। तो देखो पहला क्या है, यहाँ पे पहला पार्ट दे रखा है प्रोबेबिलिटी किसके, फर्स्ट के आने की। तो यहाँ पे रोमन नंबर है फर्स्ट, तो फिर यहां से डेटा लेंगे। और कलर की बात चल रही होगी तो फिर इसको यहाँ पे ध्यान देंगे। तो देखो फर्स्ट के आने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट कितनी बार आ सकता है भाई, 3 बार। कितने में से, 6 में से। प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई, 1/2। एक बार पहले मैं नंबर में निकाल ले रहा हूं क्योंकि मैंने कहा ना, अगर हमें इस तरीके से बताना होगा कि नो चांस, पुअर चांस, इवन चांस, गुड चांस या सर्टेन, हमें निकालनी नंबर में ही है। हाँ, नंबर में निकालने के बाद फिर उस नंबर को हम नाम देंगे, पुअर चांस लिखेंगे, इवन चांस लिखेंगे, गुड चांस लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ क्या करो, पहले नंबर में निकाल ले रहे हैं। ऐसे बी के लिए क्या है प्रोबेबिलिटी, किसके लिए, ब्लू के लिए। तो भाई ब्लू कितनी बार है, 1 बार। कितने में से, 6 में से, तो 1/6 हो गया। सी पार्ट है यहाँ पे ग्रे के लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसका, ग्रे का। अब ये बताओ भाई, कलर में ग्रे तो है ही नहीं, और ग्रे है ही नहीं, तो ग्रे कितनी बार है, 1 भी बार नहीं, मतलब 0 बार, 6, यानी कि ग्रे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। डी क्या है यहाँ पे, डी में रखा है पिंक, तो प्रोबेबिलिटी किसके आने की, पिंक के आने की। भाई तो पिंक कितने पार्ट में है, 1 में। कितने में से, 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 बन गई। ऐसे ही नेक्स्ट है इसका ई पार्ट। देखो ई पार्ट में लिखा है येलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, येलो कितनी बार है, 4 बार है, तो 4/6। ठीक है, मतलब कि 2/3। नेक्स्ट आता है इसमें एफ पार्ट। एफ में लिखा है थर्ड, तो थर्ड क्या नहीं, थर्ड कितनी बार रखा है, 1 बार। कितने में से, 6 में से, तो 1/6 हो जाएगी। इसके बाद है यहाँ पे जी पार्ट, यहाँ पे पो लगा है सेकंड के आने की प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड कितनी बार रखा है, 2 बार। कितने में से, 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। और लास्ट लिखा है इसका एच, एच में लिखा है प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 4, अ नंबर लेस देन 4। तो देखो अगर मैं नंबर के अकॉर्डिंग सोचूं तो भाई 6 के 6 में नंबर लेस देन 4 ही तो है, यानी कि पॉसिबल आउटकम कितने हैं, ऐसे 6 पार्ट है। कितने में से, 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी 1 ही बन चुकी। ठीक है, ये तो मैंने निकाल लिया नंबर। अब बात करते हैं कैसे हम इसको नो चांस, पुअर चांस, इवन चांस, गुड चांस या सर्टेन लिखेंगे। अब देखो, अब इसके लिए एक टेबल यहाँ पे पीछे गिवन है, इस टेबल का यूज करने वाले हैं। देखो टेबल का यूज कैसे करने वाले हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन वहां पे बात की गई थी लाइकली, अनलाइकली, वेरी अनलाइकली या वेरी लाइकली, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे समझो
देखो नो चांस का मतलब ये है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो ऐसी इवेंट को क्या कहलाएंगे, ऐसी इवेंट क्या कहलाती है, उसकी नो चांस। यानी कि अगर हमारी किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 बन रही होगी तो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 बन रही है इसका मतलब नो चांस। ठीक है। और सर्टेन का मतलब है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 बन रही होगी तो इसका मतलब है सर्टेन। इसका मतलब वो क्या हो चुकी है, सर्टेन हो चुकी है, मतलब 100% वो तो पॉसिबल ही है। और इवन चांस का मतलब है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 50% है, अगर मैं एज अ परसेंटेज बोलूं 50%, या फिर 1/2 फ्रैक्शन में, यानी कि 50-50 जहां पे पॉसिबल हो जाए वो हमारे लिए इवन चांस है। और गुड चांस में क्या होगा, तो देखो मैं दोनों उसमें बताता हूं। सर्टेन का मतलब 100% इवेंट पॉसिबल है और एज अ वैल्यू उसको हम 1 बोलेंगे, 0% या फिर नंबर में 0। अब परसेंटेज में समझो, गुड चांस का मतलब ये है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 50% से 100% के बीच में आ रखी है, या वैल्यू में बात करूं तो 1/2 से 1 के बीच में आ रखी है, बिटवीन 1/2 एंड 1। अगर 1/2 से 1 के बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी है तो वो गुड चांस कहलाएगी। और अगर प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1/2 है तो वो इवेंट हमारी क्या कहलाएगी, पुअर चांस। तो देखो मैंने यहाँ पे ये नो चांस का मतलब 0, सर्टेन का मतलब 1, यानी कि मैंने नंबर को यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है। अब चाहो तो आसानी से बता सकते हो, इसलिए मैंने कहा था कि पहले ये वैल्यूज निकाल लो। ये है 1/2। 1/2 का मतलब ये तो हो गया 50%। भाई अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करो 2 से 150 टाइम्स आएगा 50%। तो देखो इवन चांस का ये तो बताया मैंने 50% या 1/2। इसका मतलब फर्स्ट के आने की अगर इसको बोला जाए, क्योंकि देखो फाइनली आंसर हमें इसी में लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे अगर आया तो क्वेश्चन, तो इवन चांस होगा। 1/6 ये तो 0 से 1/2 के बीच में है ना भाई। 1/6 देख सकते हो, अगर मैं 1 को 6 से डिवाइड करता हूं तो ये लगभग कितना आएगा, अगर मैं इस 1 को 6 से डिवाइड कर दूंगा 6 में, ये 0.16 आएगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो 0.5 से पहले ही आएगा। इसका मतलब ये हमारी कैसी चांस है, पुअर चांस है। ये कैसी चांस है, पुअर चांस। देखो 0 का मतलब नो चांस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो नो चांस। 1/6 फिर से आया तो वही पुअर चांस हो गया इसका भी। ये हमारा 2/3। देखो ये 50% से ज्यादा है। अगर 2/3 की बात की जाए ये 50% से ज्यादा है। अब इसको चाहे करके देख सकते हो, जो 2/3 है वो 1/2 से 1/2 एंड 1 के बीच में ही आने वाला है, क्योंकि ये 50% से ज्यादा है। तो ये कैसी इवेंट हो चुकी, ये हमारी गुड चांस है, यानी कि इसके आने के चांस ज्यादा है। पुअर चांस का मतलब ये है कि उसके आने के चांस कम है, और गुड चांस का मतलब उसके आने के चांस ज्यादा है। सर्टेन का मतलब कि वो तो 100% पॉसिबल ही है, और नो चांस का मतलब कि वो पॉसिबल है ही नहीं। और इवन चांस का मतलब कि वही 50-50 बन रहा है। देखो 1/6 फिर से आ गया तो ये भी हमारा पुअर चांस ही कहलाएगा। ठीक है। 1/3 ये भी 1/2 से कम ही है, 50% से कम ही है, तो ये भी पुअर चांस कहलाएगा। और 6/6 यानी कि 1, तो 1 का मतलब ये तो हमारा पूरा का पूरा सर्टेन है, यानी कि हमेशा पॉसिबल ही रहेगा, 100% चांसेस है। क्योंकि भाई नंबर लेस देन 4 जो वहां पे डायग्राम बना होता है वहां पे ध्यान से देख लो भाई, हमेशा 4 से छोटा ही आएगा, या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 18.3। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।